इस चैप्टर में आपके सिलेबस में है यूरोपियन यूनियन, एशिया और चाइना और जापान और साउथ कोरिया। इसमें भारत और रशिया और आपके आसियान तो है, मतलब सार्क वगैरह नहीं है। बट फिर भी हम वीडियो में जानेंगे कि ये सब क्या है, ताकि आपके नॉलेज के लिए भी नॉलेज इंप्रूव हो जाए और साथ में साथ आपके एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। आइए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया पूरे दुनिया में। एक महाशक्ति बची कौन? अमेरिका। अमेरिका की शक्ति को जो रोकने के लिए हमें लगने लगा कि कोई नया पावर उभरेगा, तो उसी में कोई नया पावर उभरा, या कह सकते हैं कोई नई महाशक्ति आई जो अमेरिका के वर्चस्व को कई हद तक रोक सकती थी। यूरोपीय यूनियन, आसियान जैसे महासंगठन बने और नए देश उभरने लगे, जैसे चाइना, भारत, जापान, रशिया, साउथ कोरिया। इसमें आपके सिलेबस में तो भारत और रशिया है नहीं, बट फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। जैसा कि जाते जाते मैं तो आपको बता सकूं, जैसा कि ये तिलिया है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। ये जो यूरोपीय संघ का फ्लैग है, आई मीन झंडा है, इसमें जो स्टार्स लगे हैं, इन स्टार्स का मतलब है एकता। ये दर्शाता है कि जो यूरोप के लोग हैं उनमें कितनी एकता है। वो ये स्टार्स उन एकताओं को दर्शाता है। आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पहले हम समझेंगे कि यूरोपीय संघ था क्या, कैसे बना। उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना आसियान। फिर हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि चाइना क्या था, भारत क्या था, जापान क्या था। आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। मतलब जब दो ध्रुवीय व्यवस्था खत्म हो गया, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया 1991 तक, तो कई महाशक्ति, ऐसे कई संगठन उभर के आए जो अमेरिका के प्रभुत्व को कहीं हद तक रोक सके। सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। जैसे कि नई शक्ति के रूप में भारत, रशिया, चाइना, ये सभी देश उभरे और नए नए संगठन आसियान, यूरोपीय संघ और नए नए सत्ता के केंद्र बने। आइए आगे बढ़ते हैं। जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीय के सामने एक वैकल्पिक बन सकती है, मतलब अमेरिका के वर्चस्व को कई हद तक कायम रोक सकती है। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता व्यवस्था के टूटने से स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को अवश्य कम कर सकेंगे। यही बात जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। यूरोपीय संघ और एशिया के में दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। मतलब यूरोपीय संघ और आसियान, ये दो महाशक्ति, मतलब महासंघ तो है, मतलब संगठन है, ये नई शक्ति के रूप में उभरी जो अमेरिका के लिए आगे चल के खतरा भी बना। ये पढ़ते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी, इसके कार्य क्या थे। पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मान लो ये वर्ल्ड है और ये दो गुट में बटा हुआ है। एक साइड है हमारा पूर्वी यूरोप और एक साइड है पश्चिमी यूरोप। इस साइड यूएसएसआर का कब्जा था और इस साइड अमेरिका का, यूएसएसआर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जब इन दोनों की जो शीत युद्ध का दौर चला, संघर्ष चला, इन दोनों के बीच में, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 तक, 1939 में शुरू हुआ था, उसमें जो यूरोप के देश हैं, मतलब पूर्वी यूरोप में के देशों में जो हानि पहुंची, उसको ठीक करने के लिए यूएसए ने मार्शल योजना चलाई। मार्शल योजना ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे इसे मार्शल योजना के नाम से जाने लगा, जिसे हम योजना भी कहते हैं, या जिसे किसने चलाया था? अमेरिका ने। किसके लिए? दक्षिणी यूरोप के सहायता के लिए। यूरोप संघ 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। 1948 में ये जो मार्शल योजना थी, इसने किसका गठन कर लिया? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के। फिर मध्य से पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक मदद दी गई। इससे जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे उनको आर्थिक मदद दी गई, मतलब धन वगैरह देने लगे जो हानि हुई थी। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देश
ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करी। ये जो मार्शल योजना है, ये धीरे-धीरे बड़ा रूप लेने लगा और ये पहले तो आर्थिक सहयोग संगठन बना, फिर धीरे-धीरे 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हो गई। अब ये राजनीति में कदम भी रखने लगी, राजनीति मामलों में हिस्सेदारी रखने लगी। 1948 में ये 1949 में ये यूरोपीय परिषद राजनीति सहयोग संगठन की स्थापना हुई। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर आता है 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन का रूप ले लिया। 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट में गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ये कौन सा संधि? ये मजिस्ट्रेट और मस्ट्रेट संधि, मस्ट्रेट होता है, इसको याद रखना। 1992 में मस्ट्रेट की संधि हुई, जिसके तहत ये क्या बना? यूरोपीय संघ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, तो आप ये सभी लिख सकते हैं और उसमें साथ में ये लिखना है अंत में कि 1992 में मस्ट्रेट संधि हुई थी, जिससे स्थापना यूरोपीय संघ की हुई। या एमसीक्यू में पूछ ले और 1992 अगर ऑप्शन में हो तो आप लिख सकते हैं। और ये इसकी विशेषता क्या थी? ये तो हमने जाना कि इसकी स्थापना कैसे हुई। विशेषता, इसकी विशेषता, इसके जो यूरोपीय संघ के देश थे, इन देशों में देशों की साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा, राष्ट्रगान, मतलब जो यूरोपीय संघ था ये धीरे धीरे जब यूरोपीय संघ के रूप में बदला और गठन हुआ, तो इन देशों की साझी विदेश नीति, एक जैसी विदेश नीति थी और वीजा मुक्त आवागमन था। ये एक दूसरे के सहयोगी देश में बिना वीजा के जा सकते थे। इनका एक राष्ट्रीय गान था, स्थापना दिवस था और अपनी एक मुद्रा थी जिसे यूरो कहा जाता है। यूरोपीय संघ का गठन के उद्देश्य यही सब थे। यूरोपीय संघ की विशेषता यही थी। एक समान विदेश में सुरक्षा नीति थी, एक समान मुद्रा का चलन था और वीजा मुक्त आवागमन था। मतलब वीजा मुक्त, अभी मैंने आपको बताया वो कहीं भी जा सकते थे। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों, एक दूसरे के जो सहयोगी देश थे उनके आंतरिक मामले में सहयोग करना और उनके आर्थिक में भी मदद करना। ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन जो कि यूएनओ में विटो पावर है इनके पास। ये यूएनएससी में, यूनियन सिक्योरिटी नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इसके दो देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस। अब फ्रांस बचा हुआ है, ब्रिटेन अलग हो गया था। अब फ्रांस ही आप लिखना, ब्रिटेन को काट देते हैं। फ्रांस जो कि जिसे वीटो पावर मिली पड़ी है यूएनओ में और ये एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास झंडा, अपना गीत, ये सेम चीज अभी मैंने आपको ऊपर बताया। आइए चलते हैं फिर आगे। आंतरिक मामलों तथा न्याय में जुड़े सहयोग, एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। यूरोपीय संघ की विशेषता तो हमने देख ली। आइए चलते हैं हम इसके कमजोरियों के ऊपर। इसकी क्या कमजोरी रही? यूरोपीय संघ की कमजोरियां, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति थी। मतलब इसके जो कई देश थे उनके बीच में आपसी मतभेद था, उनकी अलग अलग विदेश नीति थी जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ जा रखी थी। जैसे कि इराक पर जब अमेरिका ने हमला करा, इराक पर अमेरिका हमले में, ब्रिटेन हमले के साथ था लेकिन जर्मनी और फ्रांस हमले के खिलाफ थे। अमेरिका ने जब इराक पे हमला करा और जिसका समर्थक कर रहा था ब्रिटेन, और कई यूरोपीय देश जो कि फ्रांस और जर्मनी इसका विरोध करे, ये भी एक मतभेद था। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी। जब यूरो मुद्रा लागू करने की बात आई तो डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि को मानना और साझी यूरोप मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। ये आपका मेन पॉइंट है, लिख सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। पूछ सकता है कि कौन से ऐसे देश है जो यूरो को नहीं मानते हैं। यूरोपीय संघ के कई सदस्य अमेरिका गठबंधन, जब आपको पता है दो ध्रुवीय दो दलीय व्यवस्था या दो ध्रुवीय चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, यूएसएसआर और शीत युद्ध चल रहा था, तो नाटो और वार्सा पैक्ट का संधि हुई जिसमें कई देश शामिल हुए। तो नाटो में जो देश शामिल थे, मतलब गठबंधन हुआ नाटो का, उसमें जो कई देश थे वो भी यूरोपीय संघ में थे। इस कारण भी मतभेद था। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन यह असफल रहा। ब्रिटेन यूरोपीय संघ के जून 2016 में जनमत संग्रह द्वारा अलग हो गया। अभी मैंने बताया ना, ब्रिटेन अलग हो गया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में वर्तमान संख्या 27 है। यूरोपीय संघ के गठन के प्रमुख उद्देश्य, हाँ, अब ये है यूरोपीय संघ के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो इसका एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति होना,
मतलब सभी देशों में एक समान विदेश नीति हो और एक समान सुरक्षा नीति हो, इसके लिए ये उद्देश्य था। फिर आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग, एक दूसरे के देशों में, सहयोगी देशों में अ, न्याय न्याय से जुड़े मामलों में और आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करना था। एक समान मुद्रा का चलन था, वीजा मुक्त आवागमन था। ये सभी बातें आप लिख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है आसियान। आसियान आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन था, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी कहते हैं। आसियान का नाम दक्षिण हिंदी में है पूर्व एशिया राष्ट्र का संगठन। स्थापना 1967 में हुआ। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करा, जिससे आसियान की स्थापना हुई। वह 5 देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में शामिल हुए इसमें ब्रुनेई और वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया और दाऊसलाम दारुसलाम। ये सभी देश इसमें बाद में शामिल हुए। आप इनको भी लिख सकते हैं। टोटल इसमें 10 देश शामिल हो गए। आसियान का झंडा आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बलियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है, जो कि आपस में मित्रता और एकता के धागे में बने। आसियान के झंडे में जो बांस की तिलियां, वो धान की 10 बालियां हैं। धान की बालियां होती है, मतलब मान लो ऐसे है और ऐसे ऐसे करके बालियां हैं, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है? ये आपसी में जो इनके देश है, उनके मित्रता और एकता को प्रमोट करता है, मतलब उनको दिखाता है। आसियान के संस्थापक थे, अभी आपको मैंने बता दिया, 5 देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य था विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को हासिल करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति स्थापित को बढ़ावा देना। आसियान के 3 स्तंभ, ये बाद में पढ़ेंगे। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपसी सहयोग करना और सांस्कृतिक और राजनीतिक शांति और एक दूसरे के देशों में सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास करना। मतलब इसके सहयोगी देश भी हो सकते हैं तथा इनके साथ जुड़ने वाले देश भी का भी विकास करना था। और ये पूरे विश्व में शांति चाहते थे और अपने मित्र से देशों के बीच में शांति बढ़ाना चाहते थे। आइए हम पढ़ते हैं आगे आसियान के देशों के उद्देश्य। हाँ, तो हमने आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास हासिल करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों को पर आधारित क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। आसियान के 3 स्तंभ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, ये आपके पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। आसियान के कितने स्तंभ थे? तो आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। आसियान के 3 स्तंभ थे। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवाद के सैनिक टकरावों तक ना ले जाना, सहमति पर आधारित है। अच्छा सॉरी उद्देश्य। आसियान के 3 स्तंभ थे। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने का तक समित। आसियान के जो देश थे और तथा ये सहयोगी देशों को भी उनके बीच युद्ध ना हो, बातचीत से समझौता हो जाए, ये इस पे भी आधारित था। ये भी एक उद्देश्य था। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार उत्पादन आधार तैयार करना था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि इनके सहयोगी देशों में साझा बाजार हो। साझा बाजार मतलब बोले कि हाँ, कि बिना टैक्स का कोई बाजार हो और ये हर चीज में आगे रहे, मतलब उत्पादन तेज हो और तेजी से ये विकास करे इनके देश और आर्थिक विकास में मदद करे। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत हो। मतलब जो मान लो आसियान 2 देशों के बीच में, आसियान के 2 ही देश के बीच में लड़ाई हुई, तो आसियान चाहेगा कि इन दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण बातचीत से समझौता हो जाए। आसियान शैली क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आसियान शैली अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगिता सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है, इसलिए इसे आसियान शैली कहते हैं। ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आसियान समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभ, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। थोड़ी हाँ मान सकता हूँ, मैं थोड़ा अटक जा रहा हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा पोलाइट वे में लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 स्तंभ है, ये आप याद रखिए। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना तक सीमित है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के में साझा बाजारों, उत्पादन आधार तैयार करना तथा एक क्षेत्र सामाजिक का आर्थिक विकास में मदद करना, एक जैसा विकास करना और
साझा बाजार हो। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत हो और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ये भी आप लिख सकते हैं कि उनके बीच में सहयोग हो। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, मेन पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये हम चलते आगे। आसियान का महत्व और उपयोगिता का प्रासंगिकता, ये भी आ सकता है। आसियान का आर्थिक शक्ति कास्ट और से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले देश एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रसिद्ध है। आसियान जो था वो भारत और चीन जैसे विकासशील देश ये विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे और बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। चीन जैसे देशों के साथ व्यापार करना एक बहुत ज्यादा लाभदायक है। आसियान निवेश श्रम और सेवाओं के मामलों में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में भी विजन दिया। मुक्त व्यापार मतलब मुक्त व्यापार टैक्स फ्री, कि कोई भी आसियान का देश या आसियान के सहयोगी एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं कम से कम टैक्स में। अमेरिका तथा चीन के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने में रुचि दिखाई और अमेरिका तथा चीन को आसियान का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये है कि व्यापार को बढ़ाना। और अमेरिका तथा चीन जैसे देशों ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई। भारत ने आसियान के 2 सदस्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया जो कि जनवरी 2010 से लागू हुआ। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों के सहयोगी स- सदस्यों को बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ बातचीत, निरंतर संवाद और परस्पर की नीति है। यह एक मात्र संगठन है जो एशियाई देशों को विश्व शक्ति के राजनीति और सुरक्षा मामलों में चर्चा करने के लिए मदद देता है। आसियान एक ऐसा मंच है जो एशियाई देशों को अपनी बात मतलब यूएनओ में बात रखने या और देशों में बात अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है, सबसे अच्छा मंच प्राप्त करता है। तथा 2009 में सॉरी 1991 में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई थी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री हाँ, जो पूर्व की ओर देखो नीति है उसको चेंज कर दिया था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री आसियान देशों की यात्रा किए तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का समझौता किया तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति एक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसे चेंज कर दिया। जो पूर्व की ओर देखो नीति है उसको चेंज करके ईस्ट एक्ट एक्ट ईस्ट एक्ट इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी। पूर्व की ओर देखो नीति को चेंज करके पूर्वोत्तर कार्य नीति कर दिया। और 2018 में जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें जो आसियान के ध्वज थे उसको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और 2018 में सिंगापुर में हुई 33वीं आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को वर्चुअल आयोजित किया गया था। वर्चुअल आयोजित मतलब ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ठीक है, आसियान के लिए इतना ही। और बाकी के जो आपके चैप्टर में जो टॉपिक रह गया यानी कि चाइना रह गया और जापान और जो आपके देश थे जो उभरती शक्ति के रूप में आ रहे थे, इनको हम आगे के पार्ट में दे जानेंगे डिटेल में। और शार्क वगैरह आपके चैप्टर में है नहीं, तो एग्जाम भी आ रहे हैं, बाकी पढ़ेंगे सीयूटी के टाइम पे इनको बिल्कुल डिटेल से। और जाते जाते अगर आपको वीडियो थोड़ा भी लाभदायक लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।